हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से इन ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ आपको मिल रहा होगा। देखिए, अपन पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे मैकिंटर की, जो कि एक ब्रिटिश भौगोलिक विचारक थे। और इनके बारे में अपन ने चर्चा की थी कि इन्होंने क्या योगदान दिया, कौन कौन से इन्होंने ग्रंथ लिखे, कौन से इन्होंने शोध पत्र लिखे। और फिर अपन चर्चा कर रहे थे कि इन्होंने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था जो राजनीतिक भूगोल में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, और जिसको इन्होंने हृदय स्थल सिद्धांत कहा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनका सिद्धांत है और अपन इसी पे आज चर्चा करने वाले हैं कि इनका ये सिद्धांत क्या था। तो इसकी मूलभूत बातों की आज अपन बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हेडिंग आपकी लगाई हुई होगी, पहले से नहीं लगाई हुई तो लगा लीजिए, मैकेंडर की हृदय स्थल परिकल्पना। देखिए, पहले अपन बात कर लेते हैं। देखिए, इन्होंने जो अपना सबसे पहले परिकल्पना दी थी, ये दी थी 1904 में। और एक निबंध इन्होंने लिखा था 1904 में, इतिहास की भौगोलिक दूरी, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री 1904 में इन्होंने ये लिखा था। तो इस निबंध में इन्होंने इस परिकल्पना के बारे में सबसे पहले विचार दिए। और मैकिंटर ने क्या बताया कि जो विभिन्न प्रकार की जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं और जो भौगोलिक कारक होते हैं, इन घटनाओं और कारकों के बीच में घनिष्ठ अंतर संबंध पाया जाता है। मतलब इतिहास की अगर अपन कोई घटना उठा के देखते हैं तो वो घटना तत्कालीन समय के जो भौगोलिक कारक रहे थे उनसे जुड़ी हुई रहती है, उनसे प्रभावित होती है। और वो जो घटना, उसका जो निर्णय रहा, उसके पीछे तत्कालीन भौगोलिक कारकों का अहम योगदान होता है। जैसे अगर अपन देखते हैं कि इतिहास में अनेक युद्ध हुए, कई युद्ध ऐसे हुए जिनमें जिन देशों की सेना है वो छोटी थी, लेकिन फिर भी उनकी जीत हुई, कारण कि जो भौगोलिक पक्ष था वो उनके मजबूत रहा, भौगोलिक जानकारियाँ उनकी अच्छी थी। इसी प्रकार से अपन देख सकते हैं शिवाजी, मराठा, छोटी सेनाएं थी, लेकिन जिस क्षेत्र में ये युद्ध करते थे, इनका युद्ध की जो टेक्निक थी वो इस प्रकार की थी कि ये भौगोलिक पक्ष उस क्षेत्र का पहले से ध्यान में रखते थे, और जहाँ का भौगोलिक वातावरण इनके अनुकूल होता वहाँ से ये छापामार युद्ध पद्धति के माध्यम से युद्ध करते, फिर वापस छुप जाते। तो भौगोलिक पक्ष अहम होता है। और इनका, मैकिंटर का मानना था कि जो भी इतिहास की घटना अपन देख रहे हैं उसमें उस घटना के पीछे तत्कालीन भौगोलिक दशाओं का अहम योगदान रहा होता है। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो भौगोलिक तत्वों से जुड़ी हुई रहेगी। और विश्व के मानचित्र को अगर अपन देखें तो संपूर्ण विश्व में यूरोप, एशिया और अफ्रीका, इन तीनों को अगर मिलाया जाए, मिले हुए हैं हालांकि, तो यूरोप, एशिया और अफ्रीका, इन तीनों को अगर अपन सम्मिलित रूप में देखें तो एक विशाल रूप से एक स्थलखंड का निर्माण होता है। और इस स्थलखंड के चारों ओर बिखरे हुए रूप में क्या है, दक्षिणी अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये क्या है, जो द्वीप है जो इसके चारों ओर है। इन्होंने इन्हीं के बारे में कहा था। उत्तरी अमेरिका की भी इन्होंने बात नहीं की है। ठीक है। कौन कौन से, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन अलग एक द्वीप ही है, और जापान, ये भी द्वीप है। तो इन्होंने क्या बताया कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका ये मिला के एक बहुत बड़ा स्थलखंड है, और इसके चारों ओर क्या फैले हुए हैं, ये द्वीप फैले हुए हैं। ठीक है। और एशिया और यूरोप और
अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है, अफ्रीका पूरा नहीं, केवल उत्तरी भाग, तो इस उत्तरी भाग के अफ्रीका और एशिया यूरोप को मिलाकर के इन्होंने एक द्वीप की संज्ञा दी, जिसके लिए इन्होंने शब्दावली काम में ली थी, विश्व द्वीप। अभी अपन मैप में देखेंगे, आपको मैंने कल मैप बनाने के लिए कहा था, उम्मीद है बना के आए होंगे आप, अभी आपके पास बना हुआ होगा। तो इस मैप को आप देखते रहे जो बना के लाए, उसमें ये चीज़ देखें कि इसको इन्होंने क्या विश्व द्वीप की संज्ञा दी, ठीक है। और फिर 1919 में इन्होंने कुछ संशोधन किया अपने इस परिकल्पना में, और जो विश्व द्वीप का जो क्षेत्र बताया था, इसमें पूरे के पूरे अफ्रीका को इन्होंने सम्मिलित कर लिया। पहले केवल उत्तरी अफ्रीका था, दक्षिणी अफ्रीका को इन्होंने सम्मिलित नहीं किया था, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ कि इन्होंने जो अपने अध्ययन किए उसके अनुसार इन्होंने बताया कि उस समय में जब इन्होंने सिद्धांत दिया, तब की बात है, कि उस समय में जो समुद्री शक्तियां हैं, जो उस समय का जहाजी बेड़े थे, वो क्या है, धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं। और जो महाशक्तियाँ रहेगी आगे के समय में, ये तत्कालीन समय की अपन बात कर रहे हैं, ध्यान में रखें, बार बार नहीं बताऊंगा। मतलब इन्होंने कहा कि उस समय जो समुद्री शक्तियाँ हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी है, और महाशक्ति कौन रहेगी, जो महाद्वीपीय क्षेत्र है वो रहेंगे, और वही सबसे सर्वशक्तिशाली रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि वो चारों ओर से एक तो सिक्योर है, दूसरा ये तीनों स्थलखंड एक तरह जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो व्यापार है, परिवहन है, ये सेवाएं क्या है, अनवरत रूप से संचालित हो सकेगी। तो इन्होंने विश्व स्तरीय जो क्षेत्र बताए, इनको 3 भागों में बांटा। फिर आगे भाई संपूर्ण जो विश्व के स्थलीय क्षेत्र थे, इसको इन्होंने 3 भागों में और 3 स्तरों में बांटा। अब ये 3 स्तर कौन से दिए? पहला जो भाग था सेंटर का, केंद्र का, उसको इन्होंने हृदय स्थल नाम दिया। हृदय स्थल के जो बाहरी चारों ओर का जो क्षेत्र था, आवरण, उसको इन्होंने आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी नाम दिया। और फिर जो सबसे बाहरी लेयर बन रही थी, उसको इन्होंने बाह्य अर्धचंद्राकार पेटी नाम दिया। अब इनकी अपन बात करेंगे अभी डायग्राम में, पहले एक बार चर्चा कर लेते हैं। मानचित्र बनाऊंगा तो सारी बात आपकी समझ में आ जाएगी। फिर देखिए, इन्होंने जो हृदय स्थल की बात की, उसमें इन्होंने किस किस को रखा? तो जो विश्व द्वीप इन्होंने बनाया था, एशिया, यूरोप और अफ्रीका को मिला के, तो उसमें इन्होंने आंतरिक जो आर्कटिक जल प्रवाह के क्षेत्र थे, जो तीनों ओर से पर्वतीय श्रृंखलाओं से और उत्तरी क्षेत्र में आर्कटिक सागर से घिरे हुए थे, इस क्षेत्र को इन्होंने धुरी क्षेत्र नाम दिया। और बाद में इसका नाम इन्होंने क्या कर दिया? हृदय स्थल। ठीक है, कुछ समझ में आ रही बात? एक बार सुन लीजिए, अभी डायग्राम और बनाएंगे, फिर लिखते टाइम और आ जाएगी। देखिए, फिर उन्होंने क्या कहा कि ये जो धुरी क्षेत्र है, जिसकी अपन हृदय स्थल की बात करें, इसका पुराना नाम धुरी क्षेत्र था, इसके तीनों ओर क्या है? पर्वत है। तो एक तरफ तो इन्होंने क्या बताया, उत्तर में तो बर्फीला समुद्र है, ठीक है। तो बर्फीला समुद्र है, तो इस साइड से कोई भी समुद्री शक्ति है वो इस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं कर सकेगी। किस पर? हृदय स्थल या धुरी क्षेत्र पर, ठीक है। तो इस तरह से इस साइड से पूरी तरह सिक्योर है। फिर इसमें अपन देखें तो यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर किस साइड में आ गए? इसके पश्चिम की ओर। जो हृदय स्थल बताया था उसके पश्चिम की ओर। सीमाएं देखना, आप दिमाग में इमेज बन रही होगी। उत्तर में आर्कटिक सागर बता दिया, पश्चिम में यूराल पर्वत हो गया, और कैस्पियन सागर हो गया। तो ये इनसे सिक्योर रूप से सेफ हो गए, यहाँ से कोई इनमें आक्रमण नहीं हो सकता। और कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत के बीच में एक जो स्टेपी घास की पेटी बनती है, जो स्टेपी पेटी है, वहाँ से केवल बाहर आने जाने का इन्होंने एक मार्ग बताया कि केवल यहाँ से कोई क्षेत्र है वो बाहर की ओर आवागमन कर सकता है। तो मैकेंडर के अनुसार ये जो दूरी क्षेत्र बना, जो हृदय स्थल, ये पूरी तरह से अभेद्य था। और इसके अलावा अभेद्य होने के साथ साथ यहाँ पर कृषि भूमि भी काफ़ी बड़ी मात्रा में थी, खनिज संपदा भी यहाँ पर काफ़ी विशाल थी, काफ़ी बड़ा स्थलखंड है, जनसंख्या है, मतलब सारी संभावनाएं इस क्षेत्र में इन्होंने मानी। तो इस बीच के केंद्र को इन्होंने हृदय स्थल नाम दिया, ठीक है। अब देखिए, फिर इसके बाहर की इन्होंने जो पेटी बताई, उसको इन्होंने नाम दिया आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी। अब इस पेटी के जो धुरी क्षेत्र बीच का जो हृदय स्थल बन रहा था, उसके चारों ओर इन्होंने जो स्थलाखंड थे उनको
नाम दिया बाहरी पेटी का। देखिए एक बार इसका डायग्राम मैप बना लेता हूँ मैं, ताकि आपके समझ में आए। आपने मैप बना रखा है पहले से ही? देखिए बिल्कुल गोलाकार तो नहीं बन रहा है मैप, लेकिन अपन को लगभग इस प्रकार से इसके अंदर बनाना है मानचित्र, ताकि अपन को ध्यान कैसे इन्होंने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने जो मैप खुला बनाया कोई दिक्कत नहीं है आपको उसको बाउंड्री में फिट करने की। देखिए मैं मैप जो इन्होंने जिस रूप में दिया है मैं उसी रूप में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक्चुअल मैप से थोड़ा अलग आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपको अलग से इसको ऐसा बनाने की आवश्यकता नहीं है। अपन को अपना वो मैप है जो ओरिजिनल, वो आप ध्यान में रखें, कोई दिक्कत नहीं है, वही सही है। मैं केवल समझाने के उद्देश्य से आपको इस रूप में बता रहा हूँ कि जैसा इन्होंने बताया था। और यहाँ ये वापस उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र और दक्षिणी अमेरिका वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ ये जापान जैसे द्वीप हो गए, इधर ऑस्ट्रेलिया, ये छोटे मोटे द्वीप। ठीक है। अब देखिए इसमें ये वाला क्षेत्र है, इसको आप डार्क कर लीजिए, ऊपर वाला। इसको इन्होंने आर्कटिक हिम क्षेत्र नाम दिया है, तो ये आर्कटिक हिम क्षेत्र है। ठीक है। और जो ये बीच का क्षेत्र है, ये वाला, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये कौन सा है? ये हृदय स्थल है। साथ साथ में आप इसको बना लें नोटबुक में, ज़्यादा समय अपना व्यर्थ नहीं होता। कि ये जो अपन ने ये पॉइंट डॉट डॉट बनाए हैं, ये पूरा हृदय स्थल या दूरी क्षेत्र है। बना लीजिए इसको, देखो। इतना आप बनाइए एक बार।
या आपको उसको गोल घेरे में बंद करने की आवश्यकता नहीं है। आंतरिक पेटी को मैं केवल इसके नाम बता रहा, बार दर्शाने के लिए इसको यहाँ बंद किया। आप केवल इतना ध्यान रखिए, ये जो बीच की पेटी बनाई है ये रो, और आप केवल ये नाम लिख लिया, बाकी मैं लिखवा दूंगा आपको पूरी चीज़। देखिए बना लिया होगा आपने। अब अपन बात कर लेते हैं आगे। तो इन्होंने अर्धचंद्राकार पेटी की बातें की थी। तो हृदय स्थल अपन ने डॉट डॉट में दर्शा लिया, उत्तर से आर्कटिक से सुरक्षित हो गया। फिर इधर पश्चिमी यूरोप में यूराल के इधर का भाग हो गया, और ये भारत और ये इसके चीन के ऊपर वाला भाग यहाँ तक ये सीमित हो गया। इसको इन्होंने हृदय स्थल नाम दिया। अब बात करें आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी की। दो पेटियाँ बताई इन्होंने अर्धचंद्राकार, एक आंतरिक पेटी, दूसरी बाह्य पेटी। तो आंतरिक पेटी में किसको सम्मिलित किया? जो इस हृदय स्थल क्षेत्र के बिल्कुल बाहरी क्षेत्र में जो फैली हुई है वो पेटी। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, कौन कौन से चित्र आएंगे? तो इसमें आएंगे, देखिए, धुरी क्षेत्र के चारों ओर जो जितने भी स्थलखंड हैं, जो किससे जुड़े हुए हैं, या तो अटलांटिक सागर से, या हिंद से, या प्रशांत से जुड़े हुए हैं, तो ये क्षेत्र है वो किस में आएंगे? आंतरिक पेटी में। या तो दोनों स्थल से जुड़े हुए हैं, या जल से, या दोनों से जुड़े हुए हैं, तो ये किससे आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। चाहे वो जल से टच हो रहे हैं चाहे नहीं हो रहे हैं, लेकिन हृदय स्थल के बिल्कुल आप ये मान सकते हैं कि जो सटा हुआ क्षेत्र है वो इसमें आएगा। ठीक है। फिर अगर अपन क्षेत्रों की बात करें इसमें कि कौन कौन से स्थान आएंगे, तो जैसे देखिए, यूराल पर्वत के जो पश्चिम का जितना भी यूरोप है वो इस अर्धचंद्राकार पेटी का भाग है, आंतरिक का। ठीक है। भारत भी इसी पेटी का भाग है। चीन का भी लगभग अधिकांश भाग इसी पेटी में आएगा। और दक्षिणी पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया, ये सारे के सारे आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी में आएंगे, जो हृदय स्थल को घेरे हुए। ठीक है। क्योंकि देखिए चारों ओर से नहीं घेरे हुए, इसलिए आधा चांद है। समझ रहे हो? चारों ओर से घेरे हुए नहीं है। अगर चारों ओर से घेरे हुए होते तो अर्धचंद्राकार इसको नहीं कहकर अपन चंद्राकार कह सकते थे। ठीक है। फिर देखिए, जो आंतरिक पेटी है, इसके बाहर का जो क्षेत्र रह गया बाकी, उसको इन्होंने क्या नाम दिया? बाहरी अर्ध चंद्राकार पेटी, जिसमें इन्होंने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सहारा के दक्षिण का जो अफ्रीका है, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, ये जो है इनको मिलाकर इन्होंने बाहरी अर्ध चंद्राकार पेटी का नाम दिया। और यही इनका सिद्धांत। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बस अब इसको लिखना है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलिए लिखना शुरू कीजिए। ये मैप बना लीजिए, फिर आगे अपन लिखते हैं। जिन्होंने नहीं बनाया वो बनाते रहे, मैं छोड़ रखा है, मैंने मिटा नहीं रहा हूँ मैं इसको। और लिखना शुरू कीजिए। देखिए, मैकिंडर ने मैकिंडर ने सर्वप्रथम 1904 में 1904 में 1904 में अपने निबंध इतिहास की भौगोलिक दूरी नाम लिखा हुआ आगे, इतिहास की भौगोलिक दूरी मैं अपना
इतिहास की भौगोलिक दूरी निबंध में अपना हृदय स्थल का विचार प्रस्तुत किया। वापस देखिए, मैकिंटर ने सर्वप्रथम 1904 में इतिहास की भौगोलिक दूरी नामक निबंध में अपना हृदय स्थल का विचार प्रस्तुत किया। मैकिंटर ने बताया कि इतिहास में घटित हुई किसी भौगोलिक घटना इतिहास में घटित हुई किसी भौगोलिक घटना और उस समय के भौगोलिक कारकों में घनिष्ठ अंतर संबंध पाया जाता है। उन्होंने बताया कि विश्व मानचित्र को देखने पर पता चलता है कि पूरे विश्व में एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका को मिलाकर एक विशाल स्थलखंड का निर्माण होता है जिसके चारों ओर जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आदि बिखरे हुए द्वीपों के रूप में है। अगली लाइन से लिखना। मैकिंटर ने एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को मिलाकर विश्व द्वीप की संज्ञा दी।
और वर्ष 1919 में इन्होंने अपने विश्व द्वीप के अंतर्गत समस्त अफ्रीका को सम्मिलित कर लिया। मतलब पहले केवल उत्तरी भाग था, फिर इन्होंने दक्षिणी भाग को भी ऐड कर लिया। यहाँ जो मेरे मैप में लिखा है ये दक्षिणी हृदय स्थल है, ये वाला जो क्षेत्र है नीचे आप देख रहे हो अफ्रीका में, यहाँ पे ये दक्षिणी हृदय स्थल है, और ये कौन सा था, ये उत्तरी हृदय स्थल था। ठीक है, आगे लिखो। मैकिंडर ने तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में व्याख्या करते हुए बताया कि समुद्री शक्तियां अब कमजोर होगी और अंतिम रूप से शक्तिशाली शक्ति महाद्वीपीय शक्ति ही होगी। इन्होंने इसी संदर्भ में कहा कि ध्यान से लिखिएगा लाइनें, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है, जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय स्थल पर नियंत्रण रखता है। जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय स्थल पर नियंत्रण रखता है। लिख लिया, कोमा लगो, रखता है। जो अगले लाइन से लिखना, जो हृदय स्थल पर शासन करता है, जो हृदय स्थल पर शासन करता है वह विश्व द्वीप पर नियंत्रण रखता है। वह विश्व द्वीप पर नियंत्रण रखता है, कॉमा, और जो विश्व द्वीप पर शासन करता है, और जो विश्व द्वीप पर शासन करता है वह संपूर्ण विश्व पर नियंत्रण रखता है। नियंत्रण रखता है मतलब इन्होंने क्या कहा कि जो पूर्वी यूरोप, यूराल के आसपास के क्षेत्र पर जो शासन करेगा वो हृदय स्थल पर नियंत्रण रखेगा। मतलब जो हृदय स्थल का जो क्षेत्र बन रहा था वो उसके नियंत्रण में रहेगा, और जिस शासक के नियंत्रण में हृदय स्थल आ गया मतलब वो पूरे विश्व द्वीप पर, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, पूरे विश्व द्वीप पर शासन करेगा या नियंत्रण रख सकता है। और जिसका विश्व द्वीप पर नियंत्रण हो गया वो संपूर्ण विश्व को अपने नियंत्रण में ले सकता है। ये किसने कहा था? मैकिंडर ने। अगली लाइन से लिखो, मैकिंडर ने विश्व के स्थलीय क्षेत्र को
3 स्तरों में विभक्त किया। तीन स्तरों में विभक्त किया। अब ये 3 स्तर कौन कौन से हैं? नंबर 1 लिखो, हृदय स्थल। नंबर 2, आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी। नंबर 2, आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी। और नंबर 3, बाह्य अर्धचंद्राकार पेटी। ठीक है, नंबर 1 हेडिंग लगाओ वापस, हृदय स्थल। और लिखो इसमें विश्व द्वीप के, अब देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, विश्व द्वीप मतलब एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों। तो विश्व द्वीप के आंतरिक आर्कटिक जल प्रवाह के क्षेत्र, जल प्रवाह के क्षेत्र जो तीन ओर से पर्वतीय श्रृंखलाओं तथा उत्तर में हमेशा बर्फीले सागर से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसे मैकिंडर ने धुरी क्षेत्र नाम दिया। और बाद में इसी धुरी क्षेत्र को इन्होंने हृदय स्थल कहा। इन्होंने धुरी क्षेत्र को क्या कहा? हृदय स्थल कहा। मैकिंडर ने बताया कि इस हृदय स्थल पर किसी भी समुद्री शक्ति का आक्रमण संभव नहीं है और यह अभेद्य है, जिसको कोई भेद नहीं सकता, यह अभेद्य है तथा यहाँ कृषि भूमि और खनिज संसाधनों की भी प्रचुरता है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब नंबर 2 हेडिंग बनाओ, आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी। आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी। और इसमें लिखो धुरी क्षेत्र के चारों ओर स्थित सीमांतीय क्षेत्र को मैकिंडर ने आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र का नाम दिया, जिसके अंतर्गत
जिसके अंतर्गत इन्होंने भारत, चीन, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया और यूराल पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित यूरोपीय क्षेत्र को रखा। ठीक है। और तीसरी आप हेडिंग बनाइए बाहरी अर्धचंद्राकार पेटी। जो शेष रह गए वो बाहरी अर्धचंद्राकार पेटी। ठीक है, इसमें लाइन लिखो एक। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका का दक्षिणी भाग, ब्रिटेन तथा जापान के द्वीप समूहों को मैकेंडर ने बाहरी अर्धचंद्राकार क्षेत्र का नाम दिया। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। इस प्रकार मैकेंडर ने अपना हृदय स्थल क्षेत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया और कहा कि जिस शक्ति का आधिपत्य दूरी क्षेत्र पर रहेगा, वह शक्ति ही आगे कालांतर में विश्व शक्ति बनने की क्षमता रखेगी। ठीक है, तो ये आपके मैकेंडर का सिद्धांत और मैकेंडर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए गोल बेता के विचारों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।